हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 विज्ञान के चैप्टर 4 परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पदार्थ, अणु, परमाणु और उससे संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा था। इन सिद्धांतों में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत प्रमुख है, जिसने अविभाज्य कण को एटम नाम दिया। लेकिन आगे की खोजों में पाया गया कि एटम के अंदर भी अपरमाणु कण पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि अपरमाणु कण हैं और उनसे संबंधित जो मॉडल और जो लक्षण के बारे में बताया गया है उसको पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिर परमाणु की संरचना होती क्या है, आखिर उसके गुणों के बारे में हम लोग कैसे पता लगाएं। तो उन्होंने सबसे पहले पता लगाया कि पदार्थ जो है उसमें आवेशित कण होते हैं। पदार्थ का आवेशित होना, उनका चार्ज होना सब एटॉमिक पार्टिकल की उपस्थिति का संकेत दे रहे थे। पदार्थ में आवेशित कणों के आने से कुछ उदाहरण हम सामान्य दिनों में भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम कंघी लेते हैं, सूखी कंघी है, और उसको बाल में रगड़ते हैं और उसको छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो देखते हैं कि छोटे टुकड़े उस कंघी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अगर एक रॉड ले रहे हैं, शीशे का रॉड ले रहे हैं, कांच का एक छड़ ले रहे हैं और उसको सिल्क के कपड़े से रगड़ रहे हैं और उसको फिर एक गुब्बारे के पास लेके जा रहे हैं तो देखेंगे कि वो गुब्बारा उस कांच से आकर्षित होता है। यहाँ हमें आवेशित कणों के बारे में पता चला। जब आवेशित कणों के बारे में पता चला, उसी से हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि ये जो आवेशित कण आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहे हैं। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो वो गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटॉन की खोज की। और प्रोटॉन के साथ अगर पूछा जाए कैनाल रे की खोज किसने की, तो कैनाल रे की भी खोज गोल्डस्टीन ने की है। ठीक है, इन लोगों ने एक ट्यूब लिया, ट्यूब के सहारे, एक ऐसे ट्यूब है जो मान लीजिए कि ये ट्यूब है, ये शीशे की ट्यूब है। इसमें दो मेटल के पतले पतले चादर लिए, पतला सा लिए, और एक कैथोड और एक एनोड, और ये बीच में इसमें छेद कर दिया गया। इसको कैथोड बोला गया और इसको एनोड बोला गया। ये आगे के चैप्टर पढ़ेंगे या आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। कैथोड जो होता था वो पॉजिटिव होता था, एनोड जो होता है वो नेगेटिव। इसको एक तार से जोड़ दिया गया, दोनों को अलग अलग तार से जोड़ा गया, इसको नेगेटिव तार, इसको पॉजिटिव तार, और बहुत हाई वोल्टेज में इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया गया। जब करंट पास किया गया तो देखा गया कि इसमें से रे निकलने लगा। जो रे निकलने गया वो एनोड के पास गया और यहाँ पे वो रे दिखने लगा। तो जो ये रे दिखने लगा इसी को हम लोग कैनाल रे नाम दिए। क्या नाम दिए? कैनाल रे। रे मतलब जो किरण होता है उसको रे बोलते हैं। तो ये जो होता है ये कैसा होता है? धनावेशित होता है, यानी पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ जब आगे इलेक्ट्रॉन की खोजें हुई तो उससे यह पता चला कि जो प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 200 गुना अधिक है और उसे नाम दिया गया प्रोटॉन। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर ई और माइनस, और प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं? पी प्लस। अगर हम आवेश की बात करें, अगर चार्जेस की बात करें कि आवेश किस पे कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम द्रव्यमान की बात करें, अगर हम ये कहें कि एक जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान क्या क्या होगा, तो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 होता है। 0 और 1 यू से हम एटॉमिक मास का पता लगाते हैं। ये हम लोग ने पिछले अध्याय में पढ़ा था। आगे अगर पता करेंगे तो परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग ने यहाँ तक देख लिया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, उनका चार्जेस क्या क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, उनका द्रव्यमान क्या है। अब आते हैं कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमें पता तो चल गया, लेकिन आखिर वो कैसे व्यवस्थित हो गया। अगर हम एटम को एक सर्किल मान रहे हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किधर होगा, प्रोटॉन किधर होगा, ये वैज्ञानिकों के दिमाग में चलने लगा। तो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत दिए। आइए सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इस संबंध में सिद्धांत दिया वो थे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है ना, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन है, और ये केक जैसा है।
जिसे प्लम पडिंग मॉडल भी बोला गया, इंग्लिश में प्लम पडिंग मॉडल भी बोला गया, पडिंग मॉडल। दूसरा है इसे क्रिसमस केक मॉडल भी बोला गया। तीसरा इसे तरबूज मॉडल भी बोला गया, हिंदी भाषा में तरबूज मॉडल। क्या है ये मॉडल? इस मॉडल में है कि आप एक तरबूज जो है, तरबूज का जो लाल लाल एरिया है वो है पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसमें बीज है वो है निगेटिव चार्ज। मतलब या क्रिसमस का केक लेते हैं तो उसमें जो नट्स होते हैं, जो काजू किशमिश होते हैं, वो हो गया निगेटिव चार्ज, और जो पूरा केक हो गया, वो मैदा हो गया, वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस तरह से उन लोगों ने कहा, और इन्होंने ये बोला कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने निगेटिव चार्ज होते हैं, दोनों समान रूप से होते हैं। इसीलिए एक जो एटम होता है वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। इनका यही मॉडल था। ठीक है, अगर टॉमसन मॉडल अगर पूछा एग्जाम में, तो टॉमसन मॉडल में एक तो ये मॉडल बना देंगे, उसको बोलेंगे कि इसको तरबूज मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल भी बोलते हैं। और इसमें ये बना देंगे एक गोल सा सर्किल, और इसमें बीच बीच में निगेटिव चार्ज को दिखा देंगे, और लिखेंगे कि ये तो धनात्मक गोला होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में होंगे। ठीक है, लेकिन हम हाँ, तो इनके सिद्धांत जो है वो सिद्धांत को भी देख लेते हैं कि आखिर इन्होंने क्या लिखा। ठीक है, वो एक परमाणु मॉडल, जो मॉडल क्या प्रस्तुत किया, तो मॉडल में वो सब बताएंगे कि ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया। मॉडल के बाद उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने कहा कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। इन्होंने कहा कि जो गोला होता है वो धन आवेशित होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में रहते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसीलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। ठीक है, टॉमसन का एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर पूछा कि टॉमसन का परमाणु मॉडल बताया जाए, टॉमसन का परमाणु मॉडल कैसा है या उनके बारे में बताइए, तो आप तो पहले ये लिखेंगे कि सबसे पहले इन्होंने परमाणु मॉडल स्टार संरचना बताया था, और इनके तहत था कि वो क्रिसमस केक तरबूजा मॉडल के अनुसार उन्होंने मॉडल दिया था परमाणु का। उनके अनुसार क्या प्रस्तावित था, तो ये दो चीज़ लिख देंगे कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, मतलब जितने धनात्मक आवेश होते हैं उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है, और दोनों परिणाम अगर देखा जाए तो दोनों समान होता है। इसीलिए जो परमाणु होता है वो वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इन्होंने ये नियम दिया और इन्होंने ये डायग्राम बता दिया कि ऐसा होता है। यद्यपि टॉमसन मॉडल ने ये चीज़ तो बहुत अच्छा बताई, ये चीज़ मेन चीज़ बता दिया कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है एटम, लेकिन जो उनका कॉन्सेप्ट था कि धनावेश होता है उसमें बीच में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, ये गलत था। इसको आगे अच्छे से समझाया पर रदरफोर्ड ने इसको थोड़ा बहुत क्लैरिफाई किया। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जो ये बीच बीच में खाली जगह है इसमें से इलेक्ट्रॉन पास हो जाना चाहिए, ज़्यादातर पास ही हो जाना चाहिए, पूरा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन छोटा ही, इसका तो द्रव्यमान बहुत नगण्य, जीरो ही है, और प्रोटॉन है तो प्रोटॉन भी हल्का ही है, तो जब हम इसमें भारी चीज़ यहाँ से गुजारेंगे ना इसमें से, तो ये पूरा पूरा निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन्होंने जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, इन्होंने क्या क्या लिया एक्सपेरिमेंट में, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसमें पहले लिया एक सोने की पन्नी, कोई और मेटल का भी पन्नी ले सकते हैं, पन्नी इन द सेंस बहुत पतला चादर, मतलब उसको पतला करके इतना पतला है, मतलब सबसे मतलब अत्यधिक पतला कर दिया गया, इसीलिए उसको पतला कागज या चादर नहीं बोलते, उसको पन्नी बोला गया। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 परमाणु के बराबर मोटा होगा। समझ लीजिए कितना मोटा होगा, ना कितना कम मोटाई उसका होगा, बहुत पतला। फिर उस दूसरा चीज लिया, एक सोने की पन्नी ली। दूसरा लिया कि अल्फा कण या जो कि द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं, तो वो हीलियम के कण होते हैं, द्विआवेशित हीलियम के कण होते हैं। ठीक है, ये धनावेशित होते हैं, चूंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, और इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, ये द्विआवेशित होता है, इनका द्रव्यमान भी ज़्यादा है, 4u है, और ये जब तेजी से चलते हैं तो इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा होता है। और तीसरा इन्होंने कहा कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे,
मतलब होंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा पूरी पास हो जाएगा, थोड़े बहुत होंगे, लेकिन अल्फा कण बहुत अधिक भारी है, इसीलिए अधिक विक्षेपण नहीं हो सकता। इन्होंने ये जो 3 चीज़ बोला, ये एक्सपेरिमेंट के पहले बोला। ये जो 3 चीज़ बोल रहे हैं रदरफोर्ड, ये एक्सपेरिमेंट के पहले बोल रहे हैं कि ठीक है, हम ये सोना का मतलब पन्नी लेते हैं, इसका 1000 के लगभग परमाणु लगभग मोटाई है, हम ये अल्फा कण लेते हैं, और मेरा कहना यही है कि विक्षेपित होगा, लेकिन जो द्विआश्रित हीलियम है बहुत ज़्यादा भारी है, तो विक्षेपित ज़्यादा नहीं होगा। तो ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब एक्सपेरिमेंट होता है, ये है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में अलग चीज़ें पाई जाती है, यहाँ तक कि रदरफोर्ड इतने आश्चर्यजनित हो जाते हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको चोट पहुंचाता है। तो क्या था भाई, ऐसा क्या आश्चर्यजनक चीज़ हो गया कि इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया। ऐसा हुआ कि जैसे ये यहाँ दिखाया गया चादर है, ये सोने का एटम दिखा दी, ये चादर है, इसमें क्या हुआ, कुछ किरणें बीच जो खाली जगह उसमें से ऐसे ऐसे निकल गई, लेकिन कुछ चीज़ें हुई एकदम विक्षेपित हुई ऐसे 90 डिग्री से भी ज़्यादा में, और कुछ तो अति हो गया कि जा गया और पूरा 180 डिग्री पे लौट कर आ गया, सीधे गया और उसी के मुंह पे सीधे आके लग गया। तो ये जो 180 डिग्री जो विक्षेपित था, मतलब अगर आप तोप छोड़ रहे, वही कह रहे कि अगर हम तोप छोड़ रहे और टिश्यू पेपर पर टकरा के फिर मेरे पास आ जा रहा है, तो ये आश्चर्यजनक है। ठीक है, दीवार होता है, ये तो एकदम पतला सा लेयर है, इससे कैसे टकरा के आ गया। तो इससे निम्नलिखित परिणाम मिले, मतलब वो जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसके बाद कहे कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ठीक है, पहला ये कुछ हुआ कि ज़्यादातर सीधे निकल गए, कुछ जो है वो छोटे कण विक्षेपित हुए, और आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ कि 12,000 कणों में से एक कण वापस आया, 180 डिग्री पर आया। 180 डिग्री पर आना सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक परिणाम सिद्ध हुआ। इससे उन्होंने जो ये एक्सपेरिमेंट है, इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ये जो है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि तार से बंधा हुआ एक दीवार है, मतलब तार से बनाया गया ऐसे 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 तार है, इससे बनाया गया दीवार है, और एक दीवार है, पूरा कॉन्क्रीट दीवार है। तो अगर एक लड़का को आँख मूंद के मारने के लिए इस कॉन्क्रीट दीवार पे बोलिएगा, कॉन्क्रीट दीवार है, सीमेंटेड है, तो मारेगा तो फिर लौट के आएगा, आपको पता है चोट लगेगा, मतलब आवाज़ सुनाई देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा इस जाले पे, तार से बंधा हुआ जो जाला है, इस पे मारेगा, इसके दीवार पे मारेगा, तो मैक्सिमम जो वो ढेला फेंक रहा है तो वो चला जाएगा इस जाले से निकल के, एक दो जो ढेला है वो विक्षेपित होगा, मतलब लौट के इसी साइड आ जाएगा। यही एक्सपेरिमेंट हुआ जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। उनका परिणाम क्या निकला, ठीक है, रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किए, वो मॉडल जो ऐसा वो क्या मॉडल प्रस्तुत किए, सब जो एक्सपेरिमेंट है वो बता दिया गया। अब मेन चीज़ है कि परिणाम क्या निकला, वो क्या बोलते हैं सब एक्सपेरिमेंट के बाद। तो वो बोलते हैं कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि बहुत सारा रे पास हो गया, तो यानी अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। ये उनका पहला स्टेटमेंट हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि बहुत कम कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग कुछ कम है, मतलब पास हो जा रहा है यानी खाली जगह है, रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी मतलब रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव है, बीच में भी कुछ पॉजिटिव होगा, इसलिए उससे जाके चिपक नहीं रहा, उससे जाके दूर हो जा रहा है। ठीक है, तीसरा उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे हैं जो 180 डिग्री पे विक्षेपित हो जा रहे हैं, जिस रास्ते से आए उसी रास्ते पे चल जा रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। मतलब उन्होंने इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया कि एक ऐसे गोल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम भाग खाली और एक बीच में छोटा सा भाग है, छोटा सा जगह है, वहीं पे द्रव्यमान भी है उस एटम का और वहीं पे वो धनावेशित भी है। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो निष्कर्ष निकला, ये 3 निष्कर्ष निकालते, इसी निष्कर्ष को आगे
भी ये उसी जो निष्कर्ष निकालते हैं उस पर और निष्कर्ष देते हैं। मतलब ये तो बोले कि एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष निकला कि एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये 3 चीज़ देखें। अब इन्होंने अपना थ्योरी दिया, एक तो पहले इन्होंने बोला कि नाभिक की त्रिज्या, बोला कि परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना अधिक गुना छोटी है। मतलब जो नाभिक है वो एटम से 10⁵ गुना छोटी है। ठीक है, ये एक याद रखिएगा। दूसरा इन्होंने बोला कि ये मॉडल प्रस्तुत किया तो इसमें इन्होंने 3 अपना सिद्धांत दे दिया। वो तो मॉडल के रूप में निष्कर्ष निकाला, ये सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत यही दिया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है। ठीक है, इन्होंने देखा कि यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ऐसे, तो यानी यहाँ धनावेश है, धनावेशित होता है, जिसे इन्होंने नाभिक नाम दिया। नाभिक को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, NUCLEUS, न्यूक्लियस। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन में अंतर है। न्यूट्रॉन हम अभी आगे पढ़ेंगे। न्यूट्रॉन को हम लोग N से डिनोट करते हैं और इस पे आवेश 0 होता है, जबकि न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब हम जोड़ देते हैं उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के यहाँ बीचों बीच होता है, जिसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। वर्तुलाकार मार्ग को सर्कुलर भी बोलते हैं। यानी इनके कहने के अनुसार है कि ये बीच में नाभिक हो गया, इसके बगल एक गोल घेरा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो हमेशा हमेशा चक्कर लगाते रहता है। तीसरा इन्होंने दिया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। जो नाभिक बीच में है वो परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। इन्होंने बोला 10⁵ गुना छोटा होता है। ठीक है, ये 3 इन्होंने लक्षण बताया। ओके, इसमें जो इनका जो दूसरा स्टेटमेंट है, वहाँ जैसे अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां बताएं। जैसे टॉमसन की कमियां थी कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन पूरा है और परमाणु प्रोटॉन का बना, उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, वो गलत है। उदासीनता वाला सही है लेकिन धसना गलत है। वैसे ही इसमें इन्होंने बोला कि ठीक है, नाभिक में धनावेशित होते हैं और पूरा द्रव्यमान वहाँ होता है नाभिक में, ये सही बताया। नाभिक का आकार परमाणु का आकार से काफी छोटा होता है, ये भी सही बताया। लेकिन जो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर मूवमेंट में घूमते रहते, चक्कर लगाते हैं, वो गलत बताया। क्यों गलत है? क्यों ऐसा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वस्तु वर्तुलाकार सर्कुलर मार्ग पे गोल गोल घूमते रहता है, चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं है। जबकि हमें पता है कि परमाणु स्थायी होता है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में जब गोल कक्ष में घूमता है तो उसमें त्वरण आता है। त्वरण आएगा तो ऊर्जा रिलीज होगा। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा, ऊर्जा रिलीज होगा, तो ये बस एक और इसी ऑर्बिट पे नहीं घूमेगा, धीरे धीरे इसका ऊर्जा कम होते जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब ये नाभिक से मिल जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा इनके दूसरे नियम के अनुसार। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, यानी इनका ये दूसरा जो है वो गलत है, वो आगे सिद्ध नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होता है। तब आगे आते हैं बोर का परमाणुविक मॉडल, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने जो थ्योरी दिया, वो जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी आपत्ति थी उसको इन्होंने अपने थ्योरी में सॉल्व किया है। इन्होंने थ्योरी दिया कि ठीक है, हम पहले वाला टॉमसन का मान लिया उदासीन होता है, और रदरफोर्ड का मान लिया कि जो नाभिक न्यूक्लियस होता है उसमें सारा द्रव्यमान होता है, धनावेशित होता है। लेकिन जो ये नियम लगाए कि इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो अस्तित्व उसका बना रहे, ऐसा नहीं गोल गोल घूमते रहे। तो ये बोले कि ये एटम है, ठीक है, बीच में नाभिक है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित ऑर्बिट में ही घूमती है और इस ऑर्बिट का ऊर्जा हमेशा निश्चित रहता है। इसीलिए ये ऑर्बिट से जो ये कण है वो कभी भी अपना एनर्जी लॉस नहीं करेगी, जाके अपने आप, जब तक हम बाह्य रूप से कुछ छेड़छाड़ नहीं करते या उसका ऊर्जा लेते या देते नहीं हैं, तब तक वो एक निश्चित ऊर्जा में घूमते रहेगा। उस निश्चित ऊर्जा के कक्ष को क्या बोलते हैं? विविक्त कक्ष, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं।
यहाँ पहली अवधारणा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, इन्हें इलेक्ट्रॉन का विविक्त कक्षा बोलते हैं। और दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है, ठीक है, मतलब कोई रेडिएशन नहीं निकलता है, वो आराम से अपना रह रहे हैं अगर चक्कर लगाते हैं तो, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने जो मॉडल दिया उसके अनुसार उन्होंने ये मॉडल दिया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बीच में नाभिक है और किनारे किनारे ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये कक्षाएं हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ORBIT, ऑर्बिट, इसको कक्षा बोलते हैं। या के सेल, जो ये KLMN जो दिया है, इसको कक्षा या कोष भी बोलते हैं, कोष को इंग्लिश में लिखते हैं सेल, SEL, सेल, ठीक है। इन्होंने नाम दिया सबका, ये जो है KLMN करके इन्होंने नाम दिया और संख्या नीचे से स्टार्ट की, अंदर से स्टार्ट की, यहाँ नाभिक के पास से ये एक हुआ, बाहर से एक नहीं अंदर से एक हुआ, ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ठीक है। आगे चलकर फिर ये हुआ कि ठीक है सबकी ऊर्जा एक निश्चित होता, आखिर ऊर्जा है कितनी, पहले ऑर्बिट वाले की कितनी ऊर्जा है, दूसरे ऑर्बिट वाले की कितनी ऊर्जा है, कितनी है, तो उसके लिए भी बोर और बरी ने नियम प्रस्तुत किया कि हम ये ऊर्जा कैसे देखेंगे। उसके पहले हम लोग न्यूट्रॉन को देख लेते क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन दिया गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है, चैडविक ने की है। हाँ, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला टाइप बता दे रहे कि आप कैसे याद कर ले कि किसकी खोज किसने की है। इसका एक फॉर्मूला ही कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, यहाँ हो गया ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, ठीक है, या टॉमसन, पी से हो गया प्रोटॉन और आर से हो गया रदरफोर्ड, न से हो गया न्यूट्रॉन और च से हो गया चैडविक, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो है 1932 में चैडविक ने एक और अपरमाणु कण की खोज की, जो कि अनावेशित है। इसमें न्यूट्रॉन में आवेश है नहीं, न्यूट्रॉन में आवेश नहीं है और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन क्या है, अनावेशित है और द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, प्रोटॉन मतलब प्रो मतलब पॉजिटिव, ट्रॉन मतलब चार्ज है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल चार्ज है, ठीक है। न्यूट्रॉन को हम लोग स्मॉल n से दर्शाते हैं। इस परमाणु का द्रव्यमान, अगर हमको परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो हम उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं और प्रोटॉन को जोड़ते हैं, इससे हम लोग का क्या निकलता है, परमाणु का द्रव्यमान निकल जाता है, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉन, केवल प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जोड़कर परमाणु का द्रव्यमान निकलता है। आगे बढ़ते कि आखिर जो बोर ने जो मॉडल दिया था उसको बोर और बरी, एक और अपने दोस्त को ले आया, बोर हो रहे थे ना तो बरी को भी ले आया कि आओ तुम भी, हम तो खोज निकाल लिए इलेक्ट्रॉन का, अब तुम बताओ कि इसको हम इलेक्ट्रॉन में व्यवस्थित कैसे करें। तो वो बोला कि रुको हम एक आपको फॉर्मूला देते हैं, ये है फॉर्मूला 2n²। इससे आपको ना पता चल जाएगा कि ये जो 10 गो आप ऑर्बिट बनाए हैं KLMN, इसमें किसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सूत्र है और इलेक्ट्रॉन की संख्या को सूत्र 2n² से दर्शाया जाता है। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² क्या दर्शाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या है, ऑर्बिट की संख्या या ऊर्जा स्तर भी है, वो ऑर्बिट एक ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है तो वो भी है। तो k कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो पहला कोष है ये इलेक्ट्रॉन, ये पहला कोष है k पहला ही है ऑर्बिट, तो n क्या होगा, 1 हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या है, 2n², 2n1 है उसका स्क्वायर कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2, यानी k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। l कोष की बात करें तो l जो है उसका एटॉमिक नंबर नहीं, उसका कक्षा की संख्या, ऊर्जा स्तर क्या है, तो k के बाद l होता है, ठीक है। ये KLMN जो नाम है ये रख दिया है कि रैंडमली रख दिया है कि ठीक है ये ऑर्बिट है बहुत सारा, हम इसका नाम रख देते हैं k, कोई ऐसा सोच समझ के इसका फुल फॉर्म ऐसा कुछ नहीं है, बस नाम है KLMN,
ठीक है। तो KLM तक ही हैं, M और भी बड़े एटम में आता है। तो यहाँ L जो है, L दूसरे नंबर पे, यानी L इक्वल टू 2, और दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, दूसरे नंबर के ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n² के फॉर्मूला में होना चाहिए। 2n² यानी 2 दूनी का 4 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तीसरे कक्ष में तो वही 2n² में आप 2n की जगह 3 लिख दीजिए, और 3 का स्क्वायर करें, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, और n को उसमें 32 हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ फॉर्मूला पता चल गया, और ये भी ध्यान में रखेंगे ये फॉर्मूला बैठाए, और साथ में याद रखें कि पहले वाले में 2 होता है, जैसे यहाँ न्यूट्रॉन हो गया, यहाँ ये हो गया, ये फॉर्मूला। तो ये याद रखें, K में जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में है ये 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में 18 और उसके बाहर 32। 2 8 18 32 कैसे हो सकता है? 2 8 18 32, ये आप लोग याद रखिएगा, 2 8 18 32। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सजाया गया है कि पहले 18 तत्वों का परमाणुिक संरचना का व्यवस्था चित्र। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, तो 1 हाइड्रोजन है, इसमें एक ही K सेल ही है, बस उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसमें देखिए पहला एक K है, उसमें पहले नंबर पे 2, ये पूरा फुलफिल हो गया, ये हाइड्रोजन हीलियम हो गया। अब है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये लाइन से है दिया हुआ। इसमें क्या हुआ, तो हम लोग जानते हैं कि K सेल में 2 होता है, तो 2 यहाँ अट गया, ठीक है, तो 2 तो हो गया। अब कितना बचा? 1 बचा, 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, 1 को हम ये बाहर वाले में रख दिए, और यही इसका संयोजकता होता है, ठीक है। संयोजकता हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको देखेंगे। हाँ, यहाँ पे दूसरा, वो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बता देगा। दूसरा नियम ये है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। हाइड्रोजन हीलियम छोड़ दीजिए, हीलियम तो 2 ही है, कितना होना चाहिए? 2 उस केस में जब छोटा है, K सेल तक ही है तो 2 होगा, लेकिन अगर M सेल है उसमें उपस्थित तो कितनी होनी चाहिए? ऑक्टेट, 8 होनी चाहिए। बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होनी चाहिए, उसे कहते हैं कि ऑक्टेट पुरा लिया, यानी ये स्टेबल हो गया, यानी ये अब नहीं इधर उधर भटकेगा। इसको 8 कैसे भी, किसी भी एटम को 8 पाना, उसके आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें 8 होना चाहिए, तो वो शांत रहेगा और रिएक्शन नहीं करेगा। अगर 8 नहीं है तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगा, और किसी न किसी से रिएक्शन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और अस्थायी रहेगा। और तीसरा है कि किसी परमाणु में दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उसके पहले और भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। जो होता है ना कि ये K हुआ, L हुआ, M हुआ, तो ये नहीं कि हम यहाँ पे 2 भर दिए और यहाँ भरे नहीं, यहाँ 1 भर दिए, यहाँ 3 भर दिए, ऐसा नहीं। K में 2 है तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तभी उसके बाद वाला सेल भरेगा। मतलब एक सेल भर जाएगा K, उसके बाद ही L पे जाएगा, L पूरा भर जाएगा तभी M पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पैर भरे हुए L या M पे चला जाएगा। ये 3 नियम देते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वैलेंसी। वैलेंसी मतलब होता है संयोजन करने की क्षमता, कि आप किसी एटम का अगर वो किसी और एटम से किस प्रकार संयोजन करता है, कितना जल्दी करता है, उसको संयोजकता बोलते हैं। क्योंकि और ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं बोर-बेरी स्कीम में हमने जाना कि परमाणु का बाह्यतम कक्ष जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए उसमें, ठीक है। और जिन तत्वों में 8 नहीं होता है, वो जिन तत्वों में 8 हो जाता है, ऑक्टेट अपना पूरा कर लिए, तो वो रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो नहीं ऑक्टेट पूरा कर पा रहे हैं तो उनको सक्रियता होती है। अगर जो सक्रिय नहीं हो पा रहे, यानी संयोजन शक्ति उसकी 0 है, ठीक है। अगर वो बाह्यतम कक्ष पूर्ण है, ठीक है।